लगा कि किसके सपनों के लिए दिल्ली आए थे, यही सपना देंगे अपने माँ बाबू जी के कंधों पे अपनी अर्थी, और फिर हम नहीं भटके। जो हमारे राइटर हैं, जो उन्होंने जिस खूबसूरती से कहानी में जान डाली है, क्योंकि आप एक कहानी सोच सकते हैं लेकिन उसमें जो उसकी जो सोल होती है वो उसकी लाइन्स होती हैं, उसके डायलॉग्स होते हैं। मीडिया में जुड़े हुए भी हैं बेचारे, रात के 12 बजे तक अपने शोज़ करते थे, काम करते थे, 12 से लेकर के रात के 4 बजे तक आकर स्क्रिप्ट लिखते थे। घर से गालियाँ भी खाते होंगे, मुझे पक्का भरोसा है। यूए के साथ मिलावट कर दी जाती है कि ये पूरी तरह से यू फिल्म है, परिवार के साथ जाइए देखिए। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आते ही धूम मचा देती हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक संदेश के साथ भी आती है और उनका जो मैसेज होता है वो लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। एक ऐसी ही फिल्म है जो जाहिर तौर पर एक ऐसा ही असर छोड़ने जा रही है, वो है अब दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली दूर जिनके लिए है होगी, लेकिन फ़िलहाल अब दिल्ली दूर नहीं है कि जो सितारे हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे पहले हम बात कर लेते हैं। इमरान जाहिद हैं हमारे साथ, लीड रोल जो प्ले कर रहे हैं और मेन ब्रेन बिहाइंड द फिल्म। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस शो में बुलाया। इमरान, मैं शुरू से ये जानना चाहूँगी, अब दिल्ली दूर नहीं है का आइडिया क्या था? क्या ऐसा ख़ास है ये फ़िल्म? इतना तो लोग अब तक समझ गए हैं कि एक आईएएस ऑफिसर का स्ट्रगल और जो पूरी ज़िंदगी है उसके साथ जुड़ी जो तमाम बातें हैं वो उसमें रही हैं। आइडिया आया कहाँ से ये बेसिकली, और कैसे शुरुआत हुई इस पूरे सफ़र की? बेसिकली फिल्मों से पहले हम थिएटर बहुत करते रहे हैं महेश भट्ट साहब के साथ, और हम एक सब्जेक्ट की तलाश में थे कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट लें जो लोगों की कनेक्टिविटी हो, है ना। हमने बहुत सारे प्लेस किए हैं या बहुत सारी फिल्मों को हम देखते हैं, उसमें किरदार के साथ कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे थे और चूँकि मैं भी बिहार से हूँ तो उनकी जो बातें थी ना वो सुन करके आँखों में कई बार आंसू आ जाते हैं। उनके दर्द, उनकी तकलीफ़, जो शिद्दत के साथ वो लड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं उस शिद्दत में जिनके सपने पूरे हो जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरी मेहनत करते हैं और आखिरकार शिद्दत पूरी नहीं होती है। लेकिन देखिए, हमारी जो सोसाइटी है ना वो बड़ी हिपोक्रेट है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो स्ट्रगल और हार्डवर्क सिर्फ अचीवर्स का मानती है। फेलियर्स की हार्डवर्क और स्ट्रगल की कोई जगह नहीं है। तो हमने जब ये देखा तो हमें लगा कि एक ऐसे पृष्ठभूमि की कहानी लेनी चाहिए, एक नौजवान लड़के की कहानी लेनी चाहिए जो सपना देखता है आईएएस बनने का और दिल्ली आकर उस सपने को पूरा करता है। और वो इसलिए सपना देखता है क्योंकि उसको लगता है उसका परिवार इतना गरीब है, उसके फादर जो है वो रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, माँ दूसरों के घरों में चूल्हा चौका बर्तन करती है, तो उससे छुटकारा निकलने का एक ही उपाय है कि मैं एक अफसर बन जाऊँ। ऐसा उसने सुना था कि जो अफसर अगर बन जाता है, उस पोस्ट पर चला जाता है तो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं, बैकग्राउंड दूर हो जाता है। तो जब हमने बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ देखना शुरू किया, और गोविंद जायसवाल साहब जो कि 2006 बैच के आईएएस ऑफिसर, जब उनके इंटरव्यू पर नज़र पड़ी तो आप कहते हैं ना कि दिल छू जाता है। जो एक तरह से इंस्पायर्ड उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे इंसिडेंट को हमने डाला है। और जो सबसे अच्छी चीज़ खासियत है गोविंद जायसवाल साहब की, 17 साल आज हो गया सर्विस में। आज भी शायद अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा इस शख्स ने अभी पास किया है यूपीएससी, इतनी सादगी उनके अंदर है। तो उनकी जो ज़िंदगी थी वो बड़ी मुश्किलों भरी थी, बड़ी जद्दोजहद भरी थी। उनके फादर रिक्शा चलाते थे, घर में भाई बहन थे, एक कमरे में सब रहते थे, मगर ये पढ़ने में बहुत होशियार थे, बहुत तेज़ थे। स्कूल जाते थे तो कोई बात नहीं करता था, कोई खेलना नहीं चाहता था। जब बहुत सारे फंक्शन होते थे मोहल्ले में तो इनविटेशन सबके घर पे आता था, तो इनके यहाँ इनविटेशन नहीं आता तो कोई बुलाता नहीं था, तो उसको रिलेट नहीं कर पाते थे कि क्यों ऐसा हो रहा। और एक बार अपने दोस्त के घर पे गए तो वहाँ पे उसके जो फादर थे दोस्त के, उन्होंने उसको धकेल के बाहर निकाला और बोला अगर दोबारा आए तो टांगे तोड़ दूँगा। तो वो बहुत रोए थे उस रात की, 5वीं में थे जबकि। तो अगले दिन स्कूल गए और अपने टीचर से पूछा कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, मतलब हम तो पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं, हम कभी शरारत नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करते क्यों लोग हैं। तो बोले कि तुमको पता है ना कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। कोई नहीं चाहता है कि एक रिक्शे वाले के बेटे के साथ कोई खेले, कोई बात करे। तो बोले कि तुम बैकग्राउंड बदल कैसे सकते हैं। तो टीचर ने हंसते हुए कहा कि आईएएस बन जाओ तो बैकग्राउंड कोई इशू नहीं रहता है। तो इन्होंने तब से तय कर लिया कि मुझे आईएएस बनना है। तो उनकी जो ज़िंदगी, उनका जो स्ट्रगल, उनका जो वो रहा था, उसको हमने कुछ हिस्सों को ले करके एक फिक्शनल कहानी में डाला है। तो बिहार पे आपने फोकस किया है और हमने ये भी जाना है कि बहुत सारे जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं आईएएस ऑफिसर्स, वो भी इस फिल्म की लगातार चर्चा कर रहे हैं। जबकि इमरान, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आईएएस तो देश के पूरे तबके से लोग बनना चाहते हैं, हर कोई बनना चाहता है। मुझे लगता है कि अगर एक
बहुत बड़ा सपना लोगों का ज़्यादातर रहता है, जो पढ़ने में ठीक हो तो वो ये चाहता है कि मैं आईएएस बन जाऊँ या उनका बच्चा आईएएस बन जाए। तो ये फोकस बिहार पे करती है। लेकिन आपकी फ़िल्म, तो ये जो स्ट्रगल दिखाया गया है इस एक्टर का, ये अगर हम ये कहें कि पहले की कई फ़िल्में जिनमें हम इस तरह की स्ट्रगल की बात करते हैं या हम वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, उससे कैसे अलहदा है ये फ़िल्म? ये कहानी जो उसकी स्ट्रगल है वो दिल्ली से कहानी शुरू होती है। तो ये किस पृष्ठभूमि का है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक नौजवान बहुत छोटे से शहर से निकलता है, एक सपने देख करके निकलता है कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, और जो हमारे राइटर हैं, जो उन्होंने जिस खूबसूरती से कहानी में जान डाली है, क्योंकि आप एक कहानी सोच सकते हैं लेकिन उसमें जो उसकी जो सोल होती है वो उसकी लाइन्स होती हैं, उसके डायलॉग्स होते हैं। तो जो हमारा एक्टर है वो कहता है कि जिस दिन मुझे जाना था स्टेशन पे, तो जब हम जा रहे हैं तो रास्ते में ऐसा लग रहा था कि आज ट्रेन ख़राब हो जाए, आज हड़ताल हो जाए और हमको शायद दिल्ली ना जाना पड़े। तो ऐसे सोच के साथ जब वो दिल्ली आता है और जब दिल्ली में उतरता है पहली बार, तो देखता है कितनी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, मतलब कनॉट प्लेस है, गाड़ियाँ जा रही हैं दाएँ बाएँ से, कभी 4 व्हीलर पे बैठे नहीं थे। तो उसको लगता है कि मतलब क्या फ़ॉरेन लाइन पे आ गए हैं, लगता है कि क्या हम कभी इनको कम्पीट कर पाएंगे जिस लोगों के साथ हम सोचने के लिए आए हैं। उस सोच के साथ आता है। लेकिन जब वो महानगर में आप पहुँचते हैं ना, तो एक भटकाव शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं मायानगरी। मायानगरी में आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, प्लस इनसिक्योरिटीज़ होनी शुरू हो जाती है। आपको दिमाग में बैठाया जाता है कि लास्ट अटेम्प्ट अगर तुम्हारा चला गया तो तुम क्या करोगे। आप किसी के इश्क में पड़ जाते हैं, आपका एक अट्रैक्शन हो जाता है, और इंसान है, इमोशंस हैं, तो वो आएंगे ही आएंगे। तो हमारा जो किरदार है इन सारी चीज़ों में गुजरते जाता है, उलझ जाता है, और एक टाइम पर यह भी आता है कि वो तय कर लेता है कि मैं अब आईएएस बनना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे बहुत पैसे तक कमाने, चाहे गलत तरीका हो चाहे सही तरीका हो। तो उसका दोस्त उसको याद दिलाता है कि तुम माँ बाबूजी के सपनों के लिए दिल्ली आए थे। तो वो कहता है कि हम एप्लीकेशन दिए थे कि पैदा करो और पैदा करके अरमानों की सूली पर चढ़ा दो, किसी के नामुमकिन सपनों के लिए हम अपनी जान नहीं दे सकते हैं। तो एक दौर ऐसा भी आता है कि वो सब भूल जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उसको रियलाइज़ होता है और वो थाने तक पहुंच जाता है। जब वहाँ से निकलता है तो वो एंकर पूछते हैं कि आपको क्या महसूस हुआ, तो उसको लगता है कि मुझे लगा कि बस यहाँ से निकलूँ और किसी ट्रेन के आगे कूद के जान दे दूँ, मगर फिर मुझे मेरी माँ का चेहरा याद आ गया। लगा किसके सपनों के लिए दिल्ली आए थे, यही सपना देंगे, अपने माँ बाबूजी के कंधों पे अपनी अर्थी, और फिर हम नहीं भटके। तो किरदार का जो एक रोलर कोस्टर है, जो उसकी चीज़ें चलती हैं, कई बार सिलेक्शन नहीं होता है तो उसको लगता है कि शायद रिजर्वेशन की वजह से नहीं हुआ है, मेरे से जो कम नंबर वाले थे उनका सिलेक्शन हो गया, और वो आकर के हंसते हैं कि अगर तुम भी जनरल कैटेगरी नहीं होता तो तुम्हारा भी सिलेक्शन हो गया होता। तो उस वक्त उसको एहसास होता है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ, शायद मैं कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊँगा। जो एक्ट्रेस होती है वो समझाती है, तो वो कहता है कि आपको नहीं पता है कि मेरी माँ दूसरों के घरों में चूल्हा चौका बर्तन करती है, और बर्तन मांजते मांजते जब वो थक जाती है तो यही सोचती है कि एक दिन उसका बेटा अफसर बनेगा और उसको छुटकारा मिलेगा। बहुत सारे सपनों को एक शेप कैसे दी जाती है आखिरकार, और यही शेप कहानी में दी गई है। अगर हम टीम की बात करें, विनय भारद्वाज इस फिल्म को जिन्होंने डायरेक्ट किया है, और उन्होंने कमल चंद्रा ने डायरेक्ट किया है, विनय भारद्वाज ने प्रोड्यूस किया है। विनय भारद्वाज एंड संजय मवार हैज प्रोड्यूस्ड दिस फिल्म एंड इट्स प्रेजेंटेड बाय ए.के. मिश्रा, जो कि चाणक्य के हैं। चूँकि जब आईएएस की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको एक रियल लाइफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप चाणक्य एकेडमी जाना, मैंने बच्चों के साथ जाकर क्लासेस अटेंड की, फैकल्टीज़ से मिला, उन लोगों से मिला जिन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों में आईएएस क्लियर किया, और उनसे भी मिला जिन्होंने बहुत आसानी से किया। तो उनके एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को मिला, तो वो मुझे बहुत काम आया कि उनके साथ बैठना, बच्चों के साथ। उनमें से एक बच्चा था जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था और एक था आखिरी दे रहा था, तो दोनों की थॉट प्रोसेस में बहुत अलग था, जबकि दोनों एक ही साथ बैठते थे। तो इस तरीके से चीज़ों आपने ये भी बताया है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत से लेकर के आखिर तक महेश भट्ट साहब ने भी एक इंस्पिरेशन का रोल प्ले किया, तो वो कैसा था? चूँकि महेश भट्ट साहब मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं, और इस इंडस्ट्री में मुझे लाने वाले वही हैं। उनकी उंगली पकड़ करके मैं आया था, और शायद कभी अंधेरे में एक जर्रे की तरह था, और एक स्पॉटलाइट पड़ी और लोगों ने जाना कि कोई इमरान जाहिद है। तो आई ओ एवरीथिंग टू महेश भट्ट।
चूँकि हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे हमारी कहानी पे, हमारी जो क्रिएटिव कंसल्टेंट है सोहरिता, तो उनका ये आइडिया अचानक से आया कि क्यों ना जो हमारे फिल्म एक एंकर, एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे आते हैं, क्यों ना हम उनमें महेश भट्ट सबको कहें। तो हम सब लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, हम सब लोगों ने उनसे गुजारिश की कि सर हम चाहते हैं कि आप आएँ तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगा। और फाइनली वो हैप्पीली इस फिल्म में आए। वो एक एंकर की भूमिका में है जो जिनके शो में मैं जाता हूँ, और वहाँ से हमारी कहानी फ्लैशबैक में चलती है, शुरू से शुरू होते हैं और आखिर तक में वो बीच बीच में इस पार्ट्स में आते हैं। ऑल्सो ही प्लेड मोटिवेशनल स्पीकर। जब मैं अपनी कहानी में उनका तस्करा करके उनको याद दिलाता हूँ कि आपको याद है कि मैं आपके शो में आया था, तो वो हमारा एक प्रॉपर सीन है 2-2.5 मिनट का, जिसमें वो फेलियर और सक्सेस की बात कर रहे हैं। तो वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव आवर मेंटोर एंड सच अ पर्सनालिटी, जिनको ज़िंदगी में हम लोग बहुत छोटे थे जिस नाम को सुनते हैं महेश भट्ट, तो वो हमारे साथ, उनका साया हमारे साथ है। तो फिल्म की अब कहानी और डायलॉग्स के बारे में कुछ बात करें, कैसे उन्हें शेप अप किया गया। एक ऐसी फिल्म जो सोशल मैसेज भी थे, मोटिवेशन की भी बात करें, लेकिन टिपिकल ना हो कि लोगों को लगे कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है दरअसल, क्योंकि जो सोशल मैसेज और इंस्पिरेशन की या मोटिवेशन की बात करने वाली फिल्में होती हैं वो बोर ना हो जाएं, वो एंटरटेन भी उतना ही करे। तो हम अगर कहानी और डायलॉग्स की बात करें, किसने उसमें काम किया है? देखिए, ये जो पूरा क्रेडिट जाता है 100% जो जाता है वो दिनेश गौतम साहब को जाता है, जो हमारे बहुत ख़ास दोस्त भी हैं और मीडिया में जुड़े हुए भी हैं। बेचारे रात के 12 बजे तक अपने शोज़ करते थे, काम करते थे, 12 से लेकर के रात के 4 बजे तक आकर स्क्रिप्ट लिखते थे। घर से गालियाँ भी खाते होंगे, मुझे पक्का भरोसा है। बट उनकी जो लिखी हुई लाइन्स थी, क्योंकि हमने जो फिल्म के पहले इसको नाटक के शॉर्ट में इसको किया था, इसके कुछ हिस्से को हमारा एक 90s का बेस्ड एक प्ले था। तो हम, आप यकीन जानिए कि हम इस नाटक को लेकर देश के किसी भी कोने में जाते थे, चाहे पंजाब हो, चाहे जालंधर हो, चाहे जम्मू हो, बॉम्बे हो, बंगाल हो, इतनी तालियां बजती थी उनके लिखे हुए डायलॉग पे कि आपका कॉन्फिडेंस, मतलब एक एक्टर को ना खुशी होती है कि सामने लाइव ऑडियंस हो रहा होता है और तालियां पे तालियां बज रही होती हैं। सुनने में शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगता था डायलॉग्स, मगर जब उनको बोलना शुरू किया, जब उनको बोलना किया गया, तो मैंने महसूस किया कि कनेक्ट कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मुंबई में हुआ था कि हमारा जो नाटक होता है, पहले जो एंकर होते हैं वो उसको बुलाते हैं गेस्ट को और वहाँ पे बातचीत करते हैं और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। तो बॉम्बे में हम शो कर रहे थे सोफिया हॉल में, और वो हमने जब प्ले ख़त्म किया तो एक जेंटलमैन हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप शुरू में नाटक पे आए थे स्टेज पे, तो हमें लगा कि सच में इन्होंने किसी IAS को बुलाया है जो अभी अपना इंटरव्यू दे करके गया और अब नाटक शुरू होने जा रहा है। तो ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जो खूबसूरती होती है लाइंस की, ये हम बहुत बाद में समझ पाते हैं। एक्टर्स को लगता है नहीं वो तो बड़े अच्छी परफॉर्मेंस करता है, शान। अरे शान तो बातों में आती है, शान लफ्ज़ों में होता है। और अभी जैसे हमने पटना में हम गए थे प्रमोशन के लिए, तो हमारे ट्रेलर में एक सीन आता है जहाँ पर वो लड़की कहती है, हमारी एक्ट्रेस कहती हैं कि अरे तुम तो मूछें हटा लो, मुझे मूछें पसंद नहीं। और वो कहता है कि ना मूछ तो मर्दों की शान होती है। बट नेक्स्ट सीन में इसी कि वो बेचारा इतना ज़्यादा उससे रहता है कि मूछें साफ़ भी कर लेता है। तो पटना में जब थे तो हमको याद है एक लड़का आया, बोला भैया आपसे हम 1 मिनट बात करना चाहते हैं। हाँ बताओ। नहीं, साइड में चलिए ना। हम गए, भैया आपको मूछ नहीं हटाना चाहिए था। तो आपको इतना रिलेट किया और इतना कनेक्ट कि अरे आपको लोग कनेक्ट कर रहे हैं, आपको लोग रिलेट कर रहे हैं। प्लस हमने बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो इससे गुजरे हैं उनको दिखाया, तो वो रिलेट करते हैं, अरे हमारी कहानी लगती है, मतलब दे कैन फील सो इमोशनल। और जिनसे हमने इंस्पायर्ड किया है गोविंद जायसवाल, ही हिमसेल्फ मतलब इज़ वेरी हैप्पी विद द सब्जेक्ट एंड विद द ट्रीटमेंट एंड विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स गोइंग ऑन। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में जो एक रियलिस्टिक सिनेमा की बात होती है, चूँकि हमारी फिल्म में सब कुछ है, प्यार भी है, जुबिन नौटियाल का सॉन्ग भी है, दोस्ती भी है, यारियाँ भी हैं, हर फ्लेवर आपने डाला है। कहानी है, हमारी कहानी सिर्फ उसके IAS और एकेडमिक्स को लेकर के नहीं है, जो एक इंसान की लाइफ में पूरा ताना बाना है भाई। इमोशंस किसी के लिए होना, किसी के लिए सोचना, वो हर कुछ है उसके फिल्म में। वो एक डायलेमा होना कि मैं दूं ना दूं, मुझे पैसे कमाने हैं क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही, मर्सिडीज़ आ रही हैं, और वो आके बताता अरे IAS तो बनना सब चाहते हैं लेकिन करते नहीं, फिर 10-10 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो वहाँ भी लगता है उसको कि मतलब मैं क्या करूँ। तो एक
मुझे उम्मीद है कि एक बहुत ही जो करेगी राइटर ने उसके हमारे साथ। बहुत ग्रिपिंग लिखी है। और जब हमने और बिल्कुल जी। और हम डायरेक्शन की बात करें तो क्या खास रहा डायरेक्शन के साथ, क्योंकि कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे। यूथ के साथ कनेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देखिए क्या होता है कि जब एक अच्छा स्क्रीन प्ले डायलॉग लिख दिया जाता है तो डायरेक्टर का काम होता है उसको एग्जीक्यूट करना। तो बाय द टाइम डायरेक्टर जब तक हमारे पास आए थे, हमारे पास वो स्ट्रक्चर और खाका तैयार था और ये बहुत अच्छे से वेल रिहर्स था, क्योंकि हमने इसको थिएटर के फॉर्मेट पर पहले लिया हुआ उसका था। एक बड़ा तो फायदा वो कैमरा लगता था और वहाँ मतलब हमें लगता था कि क्राउड व्राउड भी होती थी, उसको हटा वटा के आ जाते थे, अच्छा फिर शॉट देने को रेडी हो जाते थे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो थिएटर का रहा है। फिल्म में और जो बाकी कास्ट हैं उसके बारे में हम चाहेंगे आप बताएं। फिल्म में मेरे दोस्त का जो कैरेक्टर प्ले किया है राजीव मिश्रा ने किया, बहुत अच्छे एक्टर हैं और हमारे साथ तमाम प्ले कर रहे हैं। सत्यकाम आनंद हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में की है। गैंग्स ऑफ वसेपुर में उनका जो कैरेक्टर है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, वो किरदार उन्होंने जेपी सिंह का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में किया है। गर्मी में आए थे अभी, इसके पहले ग्रहण में आए थे। काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं। श्रुति सोढ़ी लीड वो कर रही हैं, धीरेन्द्र गुप्ता हैं, भट्ट साहब हैं। तो ये ख़ास लोग हैं जो इस फिल्म में हैं। तो चलिए, तो एक ऐसा डायलॉग जो आपका सबसे फेवरेट हो पूरी फिल्म करने के बाद, जो आपके जहन में गहराई से रह गया हो, उसके साथ मैं चाहूँगी कि हम इस बातचीत को विराम दें, जो आपको लगता है यूथ से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगा खास अंदाज में। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि हर एक डायलॉग हमारी फिल्म का बहुत ख़ास है, मगर चूँकि आपने कहा कि ऐसा कोई डायलॉग जो आपको लगता है, तो वो मुझे वही डायलॉग जो मैंने आपको बताया कि आखिर में जब वो सब जगह से टूट जाता है और हार जाता है और थाने तक जाने की नौबत आ जाती है और उससे पूछा जाता है कि क्या आपने किया, आपको क्या महसूस हुआ, और आखिरी अटेम्प्ट में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता तो क्या होता। तो वो बड़ा मतलब एक दर्द भरे लहजे के साथ कहता है कि जब हम वहाँ से निकले, थाने से निकले, तो हमको ऐसा लगा कि किसी ट्रेन के आगे कूद के हम जान दे दें। मगर फिर मेरी माँ का चेहरा मुझे सामने आ गया। लगा कि किसके सपनों के लिए दिल्ली आए थे, यही सपना देंगे अपने माँ बाबू जी के कंधों पे अपनी अर्थी, और फिर हम नहीं भटके। वो ये भी बताता है कि इस आखिरी अटेम्प्ट में भी हमारा नहीं होता तो वक्त तो बहुत मुश्किल हो जाता हमारे लिए, लेकिन किसी तरीके से संभाल लेते अपने आप को। तो ये फिल्म भी नहीं भटकेगी, क्योंकि जो इनिशियल रिस्पांस मेरे पास पहुंच रहा है वो बहुत अच्छा है, लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। और जो क्रिटिक्स के रिव्यू अभी तक चल रहे हैं फिल्म को, और रिलीज़ होने 12 मई 2023 को कल रिलीज़ हो रही है। और अच्छा हमें ये लगा कि हम बहुत छोटी सी फिल्म, वो भी दिल्ली बैठ करके हमने बनाई, तो हम कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे कि उसको इस तरीके का रिस्पांस मिलेगा। एक नॉन स्टारर फिल्म कुछ नहीं थे, लेकिन जब अभी भी IMDb खोलते मुझे हैं। लगता है एक चीज़ बड़ी अच्छी है इमरान, अगर आप देखें कि वक्त के साथ सिनेमा बदला है। अभी आपने देखा कि राजकुमार राव को फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर के लिए, ये या संजय मिश्रा को मिला है। ये वक्त बदल रहा है, सिनेमा बदल रहा है। अब लोगों को कंटेंट चाहिए, अब लोगों को कहानी चाहिए, और वो जो जुड़ाव वाली फिल्में हैं वो चाहिए। अब स्टार्स जो हैं हमने देखा फ्लॉप हो रहे हैं। क्योंकि आपको अच्छा लगेगा जान के कि हमारी ये जो फिल्म है IMDb पर पिछले 15 दिनों से मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म में टॉप 10 में चल रही है। कभी 3 पे, कभी 4 पे, कभी 5 पे। और ये पता है फ़ायदा आपको इसलिए देना लाजमी है क्योंकि द केरला स्टोरी के साथ भी यही खेल था। केरला स्टोरी भी जो है वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड अवेटेड फिल्म थी, और जो उसको फ़ायदा मिला है लोगों को, तो लिहाजा मुझे लगता है वो एक बड़े फिल्म मेकर की थी, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत बजट है, बहुत चीज़ें हैं। तो अगर हमारे पास उतना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अगर मैं देखता हूँ कि उस लिस्ट में हमें शामिल किया गया, शुमार किया गया, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेलर लोगों को अच्छी पसंद आ फिल्म, रहा है, अच्छी गाने पसंद आ फिल्म रहे अगर हैं। अच्छी है तो मुझे लगता है लगा कि था- अब बजट, स्टार्स, हर चीज़ का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो चुका है। हमें- लोगों हमें- को फिल्म और कहानी अच्छी चाहिए। हमें कहा गया था कि आपका जो ट्रेलर है वो 3 मिनट का है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑडियंस फॉर 3 मिनट का ट्रेलर। मगर जब हम जाते हैं अलग अलग जगह पे तो लोग उसको 4-4, 5-5 बार प्ले करवा करके देखते हैं। तो जब आप 3 मिनट के ट्रेलर को होल्ड करते हैं तो हमें लगता है कि ये फिल्म का जो फ्लेवर है, जब शुरू होते के साथ ही इस किरदार के साथ लोग प्यार करने लग जाएंगे।
बिल्कुल, और वही फिल्म के साथ भी हर हालत में होगा। और आप भी ज़रूर देखिए, 12 मई 2023 को ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। तो ये इंटरव्यू अगर आप रिलीज़ से पहले देख रहे हैं तो आप हर हालत में ये फिल्म देखने के लिए जाइए। और आज के दौर में एक अच्छी साफ़ सुथरी फिल्म, जो एक फैमिली फिल्म है, जो आपको एंटरटेन भी करेगी और आपको एक गहराई से कनेक्ट करेगी। हमारी इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है, बहुत रेयरली जी आज जी की फिल्मों को मिल रहा है। यूए के साथ मिलावट कर दी जाती है कि ये पूरी तरह से यू फिल्म है, परिवार के साथ जाइए, देखिए, एंटरटेन भी होंगे, ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझेंगे, बहुत सारी बारीकियों को समझेंगे, उस चश्मे से ज़िंदगी को देखेंगे जिससे बहुत सारे लोग गुजरे हैं। शायद आपको वक्त से पहले उससे कुछ वो सबक हासिल हो जो आपको काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका इस बातचीत में। बहुत 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 शुक्रिया। तो आपने चश्मे की बात की तो मुझे लगता है अब निकल के बाहर चश्मा पहन लेना चाहिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान।